हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन यूट्यूब चैनल न्यू भारत स्टडी एंड टेक्नोलॉजी। मैं संदीप कुमार एक बार फिर आपका न्यू भारत स्टडी एंड टेक्नोलॉजी चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे बिंदु पथ यानी लोकस। देखिए, आपके 10th क्लास के चैप्टर नंबर 10 को आज हम शुरू कर रहे हैं, जिसका टॉपिक है बिंदु पथ। बिंदु पथ होता क्या है, इसके संबंधित क्वेश्चंस किस टाइप के होते हैं और उन्हें किस तरह से हम सोल्व कर सकते हैं, ये सभी बातें आज हम यहाँ सीखेंगे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं हमारे एक्सरसाइज 10.1 और उसके क्वेश्चनों को सोल्व करना सीखते हैं और समझते हैं। एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बिंदु पथ। हम यहाँ इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं। तो देखिए, आपकी जो प्रश्नमाला 10.1 में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उन्हें हम सोल्व कर रहे हैं और उन्हें आप ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास करिए। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देते हैं तो आपको काफ़ी अच्छे ढंग से ये टॉपिक समझ आ जाएगा। देखिए, पढ़िए क्वेश्चन को। कहा गया है कि निम्नलिखित कथनों में से सत्य या असत्य लिखिए और अपने उत्तर का औचित्य दीजिए, यानी कि कारण बताइए कि वो सत्य या असत्य किस कारण से हैं। फर्स्ट देखिए, इसमें कहा गया है कि किसी रेखा से समान दूरी पर स्थित, किसी रेखा से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का समुच्चय एक रेखा होती है, एक रेखा होती है। तो देखिए, सबसे पहले हम इसे समझेंगे कि ये कथन सही है या गलत। हम क्या करते हैं कि एक रेखा खींचते हैं। मान लीजिए कि कोई रेखा इस प्रकार से है, इस प्रकार कोई रेखा है। इस प्रकार से कोई रेखा खींची हुई है और ये कहा गया है कि इससे समान दूरी पर इससे समान दूरी पर, यानी कि मान लीजिए कोई बिंदु यहाँ पे स्थित है, कोई दूसरा बिंदु यहाँ स्थित है, कोई तीसरा बिंदु यहाँ स्थित है। इस प्रकार से समान दूरी पर कोई बिंदुओं का समुच्चय है, बिंदुओं का समुच्चय यानी कि बिंदुओं का समूह, जो कि मिलकर एक बिंदु पथ का निर्माण करता है। तो ये क्या बन गया, यह एक बिंदुओं का बिंदु पथ बन गया, एक बिंदुओं का रास्ता बन गया, एक बिंदु पथ बन गया। ठीक है, यही कहा गया है आपको कि एक रेखा से समान दूरी पर, यानी कि प्रत्येक बिंदु की जो दूरी है इस रेखा से समान दूरी पर है, तो ये जो बनेगी वो एक रेखा बनेगी। लेकिन देखिए, आप यहाँ पे देखेंगे कि इस रेखा से जितनी दूरी पर यहाँ पे कोई बिंदु है उतनी दूरी पर कोई दूसरा बिंदु यहाँ पे भी स्थित हो सकता है, यानी इस प्रकार से कोई बिंदु पथ जो कि दी गई रेखा के से समान दूरी पर स्थित हो, जो कि उससे समान दूरी पर स्थित हो, वो इस प्रकार से कोई दूसरा बिंदु पथ या बिंदुओं का समुच्चय भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ बराबर दूरी है। मान लीजिए कि ये जितनी दूरी आपको दी गई है उतनी दूरी इस बिंदु पथ की है या इस बिंदुओं के समुच्चय की है, यानी कि इन आपस में जो बिंदु हैं, ये जो बिंदु पथ जो बने गए हैं, इन दोनों की दूरी बराबर है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कोई एक रेखा नहीं बल्कि उस रेखा की समांतर दो रेखाएं बनती हैं, उस रेखा के समांतर दो रेखाएं बनती हैं जो कि उससे समान दूरी पर स्थित हैं, जो कि उससे समान दूरी पर स्थित हैं। ठीक है, तो इसका मतलब कि जो दिया गया कथन है वो गलत होगा। क्यों? क्योंकि भाई किसी रेखा से समान दूरी पर स्थित जो होंगे वो दो रेखा के दोनों तरफ बिंदु हो सकते हैं, इधर भी हो सकते हैं और इधर भी। और जब उन दोनों से जब कोई बिंदु पथ या बिंदुओं का समुच्चय बनता है, जब उस रेखा के दोनों तरफ कोई बिंदुओं का बिंदु पथ या बिंदु का समुच्चय बनता है, तो वो उस रेखा के दो समांतर रेखाएं बनेंगी। एक रेखा ये समांतर होगी, एक रेखा ये समांतर होगी। इसका मतलब कि दो रेखाएं समांतर होंगी। अगर ये इस प्रकार से कथन में कहता तो सही था, लेकिन उसने कहा है कि ये जो बनेगी वो एक रेखा बनेगी नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब कि ये कथन क्या होगा, असत्य होगा। समझ में आ गया? अब देखिए सेकंड क्वेश्चन। तो जो फर्स्ट जो आपका कथन दिया गया है वो असत्य होगा, फर्स्ट जो होगा वो
असत्य होगा। ठीक है, समझ में आ गया कि भाई उस रेखा के दोनों तरफ अगर वो जो बिंदुपथ या बिंदुओं का समुच्चय बनेगा वो दो समांतर रेखाएं बनेंगी, ना कि एक रेखा होगी। सेकंड देखिए, एक वृत्त उन बिंदुओं का बिंदुपथ है, एक वृत्त उन बिंदुओं का बिंदुपथ है जो कि किसी दिए गए बिंदु से नियत दूरी पर स्थित हैं। ठीक है, क्या ये कथन सत्य है? इसकी जांच करते हैं। देखिए, आपको कहा गया है कि एक वृत्त किनसे मिलकर बना होता है? वृत्त भी कई सारे, बहुत सारे, असंख्य बिंदुओं से मिलकर बना होता है। मान लीजिए इस प्रकार से कोई बिंदु चल रहे हैं, यानी कि एक बिंदु पथ बन रहा है। ये बिंदु पथ कैसा होगा? देखिए, ये असंख्य बिंदु हैं, यानी कि यहाँ पे प्रत्येक पॉइंट पर आपको एक बिंदु इस पे बना हुआ है, और उन बिंदुओं के पथ से जो आकृति बनी है वो आकृति देखिए क्या बनेगी। ये बहुत सारे बिंदु मिलकर एक आकृति बना रहे हैं जो कि एक निश्चित बिंदु से, जो कि एक निश्चित बिंदु से सदैव समान दूरी पर स्थित हैं। यानी कि अगर यहाँ पे हम किसी बिंदु को देखें तो वो बिंदु इस बिंदु से जितनी दूरी पर है, वो बिंदु इस बिंदु से जितनी दूरी पर है उतनी दूरी पर ये बिंदु भी है, और उतनी दूरी पर ये बिंदु भी है। तो कहने का मतलब ये है कि वृत्त जो होता है, वृत्त जो होता है वो बिंदुओं का एक ऐसा बिंदु पथ होता है जो एक निश्चित बिंदु से उसके प्रत्येक बिंदु का जो दूरी होती है वो समान होती है। यानी कि प्रत्येक बिंदु की जो दूरी होगी वो समान होगी, और ये जो दूरी होगी वो क्या कहलाएगी एक वृत्त के लिए? उस वृत्त के लिए वो r कहलाएगी। ठीक है, यानी कि त्रिज्या कहलाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से जो बिंदुओं का जो बिंदु पथ बनता है वो एक वृत्त होता है, और यही आपको कथन में कहा गया है कि एक वृत्त उन बिंदुओं का बिंदु पथ है, एक वृत्त उन बिंदुओं का बिंदु पथ है जो किसी दिए गए बिंदु से, जो किसी दिए गए बिंदु से सदैव नियत दूरी पर स्थित है। ठीक है, समझ गए ना इसको कि भाई इस बिंदु से प्रत्येक बिंदु की जो डिस्टेंस है वो दूरी नियत है, यानी समान है, तो वो एक वृत्त होता है। और यही आपको कथन में कहा गया है, यानी कि वृत्त की डेफिनेशन आपको यहाँ पे दी गई है जो कि सही है। इसका मतलब ये जो दिया गया कथन है वो सत्य होगा। समझ में भी आ गया आपको अच्छे ढंग से। अब देखिए अगला जो थर्ड जो आपको दिया गया है उसे समझिए अच्छे से कि तीन दिए गए बिंदु, आपको कोई तीन बिंदु दिए गए हैं, वो संरेख तभी होंगे जब वह एक रेखा के बिंदुओं के समुच्चय के अवयव नहीं हों। देखिए इसे ध्यान से समझिए कि आपको कहा गया है कि तीन दिए गए बिंदु, तो देखिए कोई भी जब एक रेखा बनती है, कोई भी जब एक रेखा बनती है तो वो कई सारे, बहुत सारे यानी असंख्य बिंदुओं के साथ एक बिंदु पथ बनाती है और वो एक रेखा बनती है। यहाँ पे देखिए जो बीच में जो गैप आपको दिखाई दे रहा है वो भी प्रत्येक किसी बिंदु से ढक जाएगा, यानी कि यहाँ पे प्रत्येक बिंदु एक दूसरे को बिल्कुल छूता हुआ है। तो इस प्रकार से ये क्या बनेगा, बिंदुओं का एक बिंदु पथ, यानी कि एक रेखा बनेगी। ठीक है, और इसमें बहुत सारे बिंदु हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे कोई बिंदु स्थित है ए, यहाँ पे कोई बिंदु है स्थित बी, और यहाँ पे कोई बिंदु है स्थित सी। तो देखिए ये जो तीनों बिंदु हैं वो इसी रेखा पर स्थित हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, संरेख, यानी कि एक ही रेखा पर स्थित, एक ही रेखा पर स्थित हैं। इसका मतलब ए बी और सी क्या होंगे, संरेख होंगे। और यहाँ पे मान लीजिए कि जितने भी जो बिंदु होंगे वो बिंदु इसके, इस बिंदु पथ के अवयव कहलाते हैं, वो इस बिंदु पथ के अवयव कहलाते हैं। यानी कि एक बिंदु को दूसरे बिंदु से मिलाया, तीसरे को मिलाया, चौथे को मिलाया, इस प्रकार से जो प्रत्येक जितने भी बिंदु थे उन बिंदुओं को मिलाने से एक रेखा बनी, और उसमें अगर कोई तीन बिंदु इस रेखा पर इस प्रकार स्थित हैं तो वो क्या होंगे, संरेख होंगे। लेकिन आपको क्या कहा गया है कि तीन दिए गए बिंदु संरेख तभी होंगे जब वह एक रेखा के बिंदुओं के, एक रेखा के बिंदुओं के समुच्चय
समुच्चय के अवयव नहीं होंगे। तो जब अगर वो इसके अवयव ही नहीं हैं तो वो संरेख कैसे होंगे? तो यानी कि संरेख होने के लिए वो रेखा के बिंदुओं के समुच्चय के अवयव होना जरूरी है। ठीक है, कि कोई भी रेखा असंख्य बिंदुओं को मिलाकर बनती है, यानी कि एक बिंदु पथ जाता है बिंदुओं का, वो इस प्रकार से एक रेखा का निर्माण करता है। ठीक है, तो ये जो बिंदु हैं वो क्या होंगे? बिंदुओं के समुच्चय। इन बिंदुओं के समूह को क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। भाई ये जो बिंदु पथ बना है, इस बिंदु पथ को हम उसका समुच्चय कहते हैं, यानी कि उन बिंदुओं का समूह। तो अगर ये बिंदु संरेख होंगे, इसके लिए उसका उसमें विद्यमान होना जरूरी है, यानी कि समुच्चय के अवयव होना जरूरी है। अगर ये बिंदु यहाँ पे स्थित है, कोई दूसरा बिंदु यहाँ स्थित है और तीसरा बिंदु यहाँ पे स्थित है, अगर वो इसके अवयव हैं तभी तो वो संरेख होंगे। अगर वो यहाँ पे हैं ही नहीं तो वो संरेख नहीं होंगे। इसका मतलब कि आप कह सकते हैं कि 3 दिए गए बिंदु संरेख तभी होंगे जब वह एक रेखा के बिंदुओं के समुच्चय हों, ना कि अवयव नहीं हों। ठीक है, इसका मतलब ये कथन आपको असत्य दिया गया है, ये आपको असत्य कथन दिया गया है। और समझ में भी आ गया होगा कि असत्य क्यों है, क्योंकि संरेख होने के लिए उन बिंदुओं को एक ही रेखा पर स्थित होना जरूरी है, और आपको यहाँ दिया गया है कि वो अवयव नहीं हों। ठीक है, तो ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हो गया। अब हम इसका फोर्थ और फिफ्थ जो कथन है उसे अच्छे ढंग से समझते हैं। देखिए चौथा कथन, देखिए आपको कहा गया है कि 2 रेखाओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पथ दोनों रेखाओं के समांतर रेखा होगी। दोनों रेखाओं के समांतर रेखा होगी। देखिए इसे पहले समझना जरूरी है कि 2 रेखाओं से समदूरस्थ, मान लीजिए कि कोई 2 रेखाएं हैं, वो इस प्रकार हो सकती हैं। यह कोई रेखा है और यह कोई दूसरी रेखा है। ये दोनों रेखाएं इस प्रकार से हैं। 2 रेखाओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पथ, यानी कि इन दोनों रेखाओं से समदूरस्थ यानी समान दूरी पर स्थित। तो देखिए इन दोनों रेखाओं से समान दूरी पर अगर कोई स्थित बिंदु होगा तो वो ना तो इसके ऊपर होगा या नीचे होगा या इधर तो होगा नहीं। वो क्या होगा कि इन दोनों के बराबर दूरी के बीचों बीच स्थित होगा। और बिंदुओं का बिंदु पथ, यानी कि वो यहाँ पे होगा तो बराबर दूरी पे होगा, यहाँ पे होगा तो बराबर दूरी पे होगा, यहाँ पे होगा तो बराबर दूरी, यानी कि इन दोनों से बराबर दूरी पर एक बिंदुओं का बिंदु पथ चलेगा इस प्रकार से। इस प्रकार से एक बिंदुओं का बिंदु पथ चलेगा जो कि इन दोनों रेखाओं से समान दूरी पर स्थित होगा। ठीक है, ये आपको कहा गया है कि ये दोनों रेखाओं से जब कोई समान दूरी पर कोई बिंदु पथ होगा तो वो समांतर रेखा होगी। ये बात हमने मान ली कि ठीक है, अगर कोई 2 रेखाएं समांतर हैं तो उन दोनों रेखाओं से समदूरस्थ बिंदुओं का जो बिंदु पथ होगा वो उन दोनों रेखाओं के समांतर रेखा होगी। ठीक है, लेकिन देखिए आपको यहाँ पे ये कोई कंडीशन नहीं दी गई है या कहा नहीं गया है कि वो दोनों रेखाएं समांतर हैं। वो कोई 2 रेखाएं देखिए इस प्रकार भी तो हो सकती हैं कि वो आपस में एक दूसरे को इस प्रकार भी काटें। इस प्रकार कोई 2 रेखाएं जा रही हों तो देखिए यहाँ पे भी देखिए आपको 2 समदूरस्थ बिंदु, इन दोनों रेखाओं से समान दूरी पर स्थित बिंदु मिल जाएगा। मान लीजिए अगर कोई बिंदु यहाँ स्थित है तो वो इन दोनों रेखाओं से समान दूरी पर स्थित है। कोई बिंदु अगर यहाँ पे स्थित है तो वो भी देखिए इन दोनों रेखाओं से समान दूरी पर स्थित है। अगर कोई बिंदु यहाँ स्थित है तो वो भी इन दोनों रेखाओं से समान दूरी पर स्थित है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे अगर हम कोई भी बिंदु रखेंगे इस प्रकार से तो देखिए ये प्रत्येक बिंदु इन दोनों रेखाओं से समान दूरी पर ही स्थित होगा। और इस प्रकार से एक बिंदु पथ बनेगा, यानी बिंदुओं का एक समूह बनेगा जिसमें कि असंख्य यानी कि बहुत सारे बिंदु विद्यमान होंगे। ये कोई एक बिंदु पथ बन गया। ठीक है, तो क्या ये बिंदु पथ देखिए इन दोनों रेखाओं के समांतर है? नहीं है ना।
तो देखिए आपको इस कुछ कथन को देखना है और फिर समझना है कि दो रेखाओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ ये भी समदूरस्थ है, यानी कि समान दूरी पर स्थित है। ये बिंदु भी देखिए समान दूरी पर स्थित है। यहाँ पे भी देखेंगे कि यहाँ पे ये बिंदु और ये बिंदु जो है ये भी समान दूरी पर स्थित है, लेकिन इन रेखाओं के समांतर नहीं है, नहीं है ना। लेकिन अगर ये दोनों रेखाएं समांतर हैं तब तो तीसरा जो समदूरस्थ बिंदुओं से बनने वाला बिंदुपथ होगा वो समांतर रेखा होगी। लेकिन अगर वो दोनों समांतर नहीं है तो वो क्या होगा कि उन दोनों जो तिर्यक रेखाएं बनेंगी उन दोनों तिर्यक रेखाओं के जो कोण होंगे उन कोणों के अर्धक बनेंगे। जो बिंदुपथ बनेगा उन दोनों का लंब अर्धक बने, कोण अर्धक, कोणों का अर्धक, ठीक है, यानी कि कोण को आधे भाग में बांटेगा। समझ में आ गया। इसका मतलब कि ये जो कथन है वो असत्य है, क्योंकि सत्य तब होता जब सिर्फ और सिर्फ इस कथन में एक ही कंडीशन ये बनती, लेकिन देखिए कंडीशन इसमें ये भी बनती है। इसका मतलब ये जो बिंदुपथ है वो इन रेखाओं के किसी भी रूप में समांतर नहीं है, ठीक है। तो ये कथन असत्य हो गया। देखिए अगर ये दो रेखाएं इस प्रकार हैं तो इन दोनों से समान दूरी पर कोई बिंदु यहाँ पे भी स्थित हो सकता है जो कि इन दोनों से समान दूरी पर है। कोई बिंदु यहाँ पे भी स्थित हो सकता है जो इन दोनों रेखाओं से समान दूरी पर स्थित है। कोई बिंदु यहाँ पे भी स्थित हो सकता है। इस प्रकार से यहाँ पे एक असंख्य बिंदुओं का एक बिंदुपथ चलेगा इस प्रकार से, जो कि इन दोनों ही रेखाओं से समान दूरी पर स्थित होगा। और ये जो बनेगा, जो बिंदुपथ बनेगा वो इन दोनों कोणों के, जो ये जो कोण बनेंगे इन कोणों के जो अर्ध कोणों को आधा, यानी कि कोणों को आधा आधा करें, यानी कोण अर्धक कहलाएंगे, ठीक है, ना कि इसके समांतर रेखा कहलाएगा ये बिंदुपथ। समझ में आ गया। इसका मतलब ये जो चौथा कथन है वो क्या है, आपका असत्य कथन होगा, असत्य कथन होगा। ये कथन सत्य तब हो जाता अगर आपको कह दिया जाता कि दो समांतर रेखाएं हैं और उनसे समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ दोनों रेखाओं के समांतर रेखा होगी, ठीक है। अगर यहाँ पे आपको समांतर दिया जाता तो ये कंडीशन बनती, लेकिन आपको दिया ही नहीं गया। इसका मतलब कि दो कंडीशन बनती हैं, जिसमें एक में तो समांतर बनता है लेकिन दूसरे में वो कोण अर्धक बनता है, जो बिंदुपथ बनता है, ठीक है। ये कथन असत्य रहेगा। अब देखिए पांचवा कथन समझिए इसे। पांचवें कथन में क्या कहा गया है कि दो दिए गए बिंदुओं से मान लीजिए कि दो हम बिंदु ले लेते हैं, एक बिंदु यहाँ पे है और दूसरा बिंदु कोई यहाँ पे स्थित है। इस बिंदु को हम नाम दे देते हैं, मान लीजिए ये कोई ए बिंदु है और ये कोई बी है, ठीक है। कि दो बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का, यानी कि इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित होना चाहिए। उन बिंदुओं से बनने वाला जो बिंदुपथ होगा वो दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का लंब अर्धक होता है, ये आपको कहा गया है। तो इसे देखिए आप चेक करेंगे कि देखिए इन दोनों के बीच समान दूरी पर कोई बिंदु अगर स्थित होगा तो देखिए यहाँ हो सकता है जिसमें कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होनी चाहिए, ठीक है। कोई बिंदु देखिए यहाँ पे भी स्थित हो सकता है जिसमें कि ये दूरी और ये दूरी बराबर होगी। कोई दूरी यहाँ पे भी बिंदु स्थित हो सकता है जो कि यहाँ से और यहाँ से बराबर होगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको कहा गया है कि कोई दो दिए गए बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का जो बिंदुपथ होगा वो दोनों बिंदुओं को, यानी कि जो समान दूरी से जो बिंदुपथ, देखिए बिंदुपथ आपका जो बनेगा, यानी कोई बिंदु समान दूरी पर होगा वो यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे नहीं हो सकता, क्योंकि अगर यहाँ पे होगा तो ये दूरी कम होगी, ये दूरी ज़्यादा होगी। तो जो समान दूरी पर जो बिंदुपथ बनेगा, यानी कि देखिए इस प्रकार से कोई बिंदुपथ आपको मिलेगा जो कि इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित होगा। अगर आप इस बिंदु को चेक करेंगे तो ये जो डिस्टेंस आएगी, जो दूरी आएगी वो इस डिस्टेंस के बराबर आएगी। अगर इस बिंदु को चेक करेंगे तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होगी। तो आपको यही कहा गया है कि दो दिए गए बिंदुओं से समान दूरी पर, यानी कि प्रॉपर दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित बिंदु का जो बिंदुपथ होगा वो दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली, यानी कि इस बिंदु को अगर हम इस बिंदु से मिला दें इस प्रकार से,
इस प्रकार से अगर इन दोनों बिंदुओं को मिला दें तो रेखा जो बिंदु पथ जो बनेगा वो इस रेखा का लंब अर्धक होता है, यानी कि ये इसका 90 डिग्री का कोण बनाएगा, यानी कि इसको बिल्कुल बराबर दो भागों में बांटेगा। ठीक है, ये आपको कहा गया है और यही सही है कि यही होता है। इसका मतलब जो कथन दिया गया है वो बिल्कुल सत्य है, जो कथन आपको दिया गया है वो सत्य है, क्योंकि यही कंडीशन बनेगी कि भाई अगर दो बिंदुओं को हम लेते हैं और अगर दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर अगर कोई हम बिंदु लें और एक बिंदुओं का जो बिंदु पथ बनेगा वो बिंदु पथ उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का लंब अर्धक ही होता है। ठीक है, तो ये कथन सत्य है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे जो पांचों कथन दिए गए थे हमने उन्हें अच्छे ढंग से समझ लिया है। काफ़ी जो भी आपको कथन दिए गए थे वो सारे के सारे बिंदु पथ के बेसिक कंसेप्ट पे आधारित थे, यानी कि बिंदु पथ को समझने से ही उनका संबंध था। देखिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी कि इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो हम यहाँ पे देखते हैं और समझते हैं। प्रश्न संख्या 2 देखिए, एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं तो सिद्ध कीजिए कि यह एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, हमें क्या करना है कि एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना है जिसमें कि अगर दो विकर्ण जो हैं वो आपस में समान एक दूसरे को काटते हैं। तो देखिए माना कि कोई एक समांतर चतुर्भुज है, चतुर्भुज यानी कि 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति, और अगर वो समांतर होगा इसका मतलब उसके आमने सामने की भुजाएं समांतर होनी चाहिए, यानी कि उनमें समान अंतर होना चाहिए जो कि कभी भी एक दूसरे को ना काटें। तो माना कि कोई चतुर्भुज इस प्रकार से है, मान लीजिए ये कोई चतुर्भुज है A, B, C और D, और इसके कोई दो विकर्ण हैं, एक ये आ गया और एक कोई दूसरा विकर्ण है जो ये है। ठीक है, कहा है कि ये एक दूसरे को बराबर दूरी पर काटते, मतलब एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी कि समान भागों में बांटते हैं। ये विकर्ण इस विकर्ण को समान भाग में बांट रहा है और ये विकर्ण इस विकर्ण को समान भाग में बांट रहा है। ठीक है, यानी कि ये विकर्ण बराबर हैं और ये विकर्ण और ये विकर्ण जो है ये दोनों भाग जो हैं ये बराबर हैं, यानी कि विकर्ण का ये भाग बराबर है और ये भाग बराबर है। ठीक है, समझ में आ गया। अब हमें ये सिद्ध करना है कि ये एक समांतर चतुर्भुज ही है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में ही ये कंडीशन बनती है और किसी भी चतुर्भुज में कंडीशन ये नहीं बनती। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसमें शुरू करते हैं। सबसे पहले तो कि दिया गया है, सबसे पहले दिया गया है, आपको दिया गया है कि एक चतुर्भुज ABCD है, कि एक चतुर्भुज ABCD है जिसके विकर्ण क्या क्या होंगे इसके, एक तो होगा AC जिसके विकर्ण AC तथा BD बिंदु, देखिए यहाँ पे इस बिंदु को नाम दे देते हैं हम, माना कि कोई बिंदु है यहाँ पे O, कि AC और AD जो विकर्ण हैं वो बिंदु O पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ये आपको दिया गया है, समद्विभाजित करते हैं। देखिए ये तो आपको दिया गया है, आपको इसमें सिद्ध ये करना है कि अगर ये रेखा आपस में समांतर सिद्ध कर दें आप और ये रेखा आपस में समांतर सिद्ध कर दें तो ये चतुर्भुज समांतर सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, दूसरा हम क्या लिखेंगे, दिया गया उसके बाद सिद्ध करना है कि चतुर्भुज ABCD एक
समांतर चतुर्भुज है, ये हमें सिद्ध करना है। समांतर चतुर्भुज है। देखिए, जब भी हमें कोई भी प्रमेय सिद्ध करनी हो, कोई क्वेश्चन सिद्ध करना हो, तो हम सबसे पहले उसमें लिखते हैं दिया गया है। उसके बाद हम उसमें जो डिटेल्स आपको दी गई हैं वो लिख देते हैं। उसके बाद कहते हैं सिद्ध क्या करना है, क्योंकि जब आपको ये पता नहीं होगा कि आपको सिद्ध करना क्या है तो हम उसमें क्या सिद्ध करेंगे। उसके बाद हम लिखते हैं सिद्ध करना है कि हमें इसमें ABCD को समांतर सिद्ध करना है, और उसके बाद हम लिखते हैं उपपत्ति, यानी कि हम उसे किस प्रकार से सिद्ध कर रहे हैं। तो देखिए, आप जो नेक्स्ट जो होगा वो इसमें इम्पोर्टेंट है, यानी कि उपपत्ति की, यानी हम इसे सिद्ध कैसे करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे हम उपपत्ति में देखेंगे कि A, O और B और C और D दो त्रिभुज बन रहे हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज AOB, त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज, उसके बाद COD, त्रिभुज COD से, इन दोनों त्रिभुज से देखिए आप क्या देखेंगे कि जो AO दूरी है वो दूरी C और O के बराबर होगी। ठीक है, इन दोनों त्रिभुज में आप देखेंगे कि जो AO दूरी है वो दूरी किसके बराबर होगी, OC के बराबर होगी। तो देखिए, AO जो है वो बराबर होगी O और C के, क्योंकि जब समद्वीप जो विकर्ण है वो इसे बराबर भागों में बांट रहा है, इसका मतलब AO और OC बराबर होंगे तथा OB और OD बराबर होगी, तथा OB बराबर होगी OD के। समझ में आ गया। अब देखिए, उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे कि ये जो कोण है, यह कोण इस कोण के बराबर होगा, और यह कोण जो है वो इस कोण के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि जब भी कोई दो रेखाएं आपस में क्रॉस करती हैं, यानी कि आपस में एक दूसरे को काटती हैं, अगर दो कोई भी रेखाएं अगर आपस में एक दूसरे को काटती हैं तो उनके ये कोण, इसे कहा जाता है शीर्षाभिमुख कोण। ये दोनों कोण बराबर होंगे और ये दोनों कोण बराबर होते हैं। तो इसका मतलब कि यहाँ पे जो कोण AO और B है वो कोण COD के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए कि जो कोण, चूंकि कोण AO, यहाँ पे इस बिंदु को क्या नाम दिया हमने, O, यानी कि ये जो कोण है AOB, हम इसकी बात कर रहे हैं कि AOB कोण AOB जो है बराबर होगा किसके, इस कोण के बराबर, यानी कि COD के बराबर, कोण COD के। समझ में आ गया कि भाई यहाँ पे ये जो दूरी है वो इस दूरी के बराबर होगी, ये दूरी इस दूरी के बराबर होगी, यही हमने लिखा है, और ये जो कोण होगा वो इस कोण के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे लिख भी सकते हैं हम शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण की वजह से ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, अब देखिए, जब आपको कोई दो त्रिभुज दिए गए हों और उन दो त्रिभुजों में आपको दो भुजाएं, यानी कि ये भुजा, ये कोण और ये भुजा अगर बराबर है, और इसमें भी ये भुजा, ये कोण और ये भुजा बराबर है, तो देखिए भुजा कोण भुजा के जो सर्वांग क्षमता का जो गुणधर्म होता है, जो प्रॉपर्टी होती है, उससे ये दोनों त्रिभुज जो होंगे सर्वांगक्षम हो जाएंगे, यानी कि इनकी संगत भुजाएं बराबर हो जाएंगी और संगत कोण हैं वो भी बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हैं कि भुजा कोण भुजा से। ठीक है, क्योंकि जब आपके पास ये भुजा, ये कोण और ये भुजा, इसी प्रकार से ये भुजा, ये कोण और ये जब आपस में बराबर हैं, तो इसका मतलब कि भुजा कोण भुजा त्रिभुज के या त्रिभुजों के सर्वांग क्षमता गुणधर्म से
क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। तो हम लिख सकते हैं कि जो त्रिभुज AOB है वो क्या होगा, सर्वांग सम होगा त्रिभुज COD के। ठीक है, जब ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांग सम होगा, इसका मतलब कि यह जो कोण होगा वो उसके दूसरे त्रिभुज के संगत कोण के बराबर होगा, यानी कि इस कोण के बराबर होगा। ठीक है, ये जो कोण होगा इस त्रिभुज का वो इस त्रिभुज के इस कोण के बराबर होगा, और ये कोण क्योंकि आपस में शीर्षाभिमुख है तो ये भी कोण आपस में बराबर होंगे। ठीक है, अब आप क्या देखेंगे कि जब ये कोण इस कोण के बराबर है, अगर ये कोण इस कोण के बराबर है तो देखिए यहाँ लिखेंगे आप, क्योंकि इसे आप लिख सकते हैं C या फिर इसे लिख सकते हैं OAB, कोण OAB जो है वो बराबर होगा कोण DCO के। D या फिर आप हाँ चाहे OCD लिख दीजिए इसे, कोण OCD के, यानी कि ये कोण इस त्रिभुज के लिए और ये कोण इस त्रिभुज के लिए दोनों आपस में बराबर होंगे, क्योंकि ये आपस में सर्वांग सम है। तो देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो दोनों कोण हैं इस तिर्यक रेखा के लिए, यानी कि अगर कोई भी दो रेखाएं हैं और अगर कोई तिर्यक रेखा उन्हें काटे तो देखिए अगर ये कोण जो है अगर वो इस कोण के बराबर होगी तो इसका मतलब कि ये दोनों रेखाएं होंगी वो रेखाएं आपस में समांतर होंगी। उसी कंडीशन में ये कोण और ये कोण बराबर बन सकता है। जबकि आपने देखा कि सर्वांग समता के नियम से ये कोण और ये कोण बराबर आ रहा है, इसका मतलब ये बराबर आ रहा है, इसका मतलब कि ये दोनों जो रेखाएं हैं वो आपस में क्या होंगी, समांतर होंगी। क्योंकि समांतर होंगी तभी ये कोण आपस में बराबर आएंगे। अगर ये समांतर नहीं है तो देखिए ये जो कोण बनेगा वो इस कोण के कभी बराबर नहीं आता है। ठीक है, तो यह कोण आपस में जो एकांतर कोण कहे जाते हैं, ये एकांतर कोण बराबर तभी आते हैं जबकि ये दोनों रेखाएं आपस में समान अंतर पर हो। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, आप यहाँ लिख सकते हैं क्योंकि एक तिर्यक रेखा AC के लिए, एक तिर्यक रेखा AC रेखा जो तिर्यक रेखा होगी, तिर्यक रेखा AC के लिए कोण OAB तथा कोण OCD एकांतर कोण है। इसलिए एकांतर कोण है, इसलिए ये भुजा और ये भुजा आपस में समांतर होगी, यानी कि जो AB है वो समांतर होगी, समांतर का साइन होता है, समांतर होगी किसके, CD के। समझ में आ गया। जब हमने इसे इन दोनों त्रिभुजों से आपस में समांतर सिद्ध कर दिया, इसी प्रकार से ये कंडीशन इस पे भी लागू होगी। तो आप देखिए इसी को आप सीधे लिख सकते हैं कि इसी प्रकार से जो ये समांतर अगर हैं तो ये BC समांतर होगी किसके, AD के। ठीक है, यही आपको सिद्ध करना था कि ये आपस में जब समांतर हो गई तो इसका मतलब कि यह एक समांतर चतुर्भुज है। अतः ABCD एक समांतर चतुर्भुज होगा, क्योंकि जब उसकी आमने सामने की भुजाएं अगर समांतर हैं तो वो एक समांतर चतुर्भुज कहलाता है, और यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस तुरंत मिल सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।